14 फरवरी 2019 वैलेंटाइंस डे। प्यार का दिन। पूरे देश में लोग एक दूसरे को फूल दे रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर उस दिन कुछ और ही लिखा था। दोपहर का वक्त था। सीआरपीएफ का एक काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 78 गाड़ियां, 2500 जवान। यही जवान थे जो रात को सोते नहीं थे ताकि हम चैन से सो सकें। काफिला अभी 15 मिनट ही चला था कि एक तरफ से एक गाड़ी आई। आम गाड़ी नहीं थी वो, उसमें 300 किलो आरडीएक्स भरा था। गाड़ी के ड्राइवर की उम्र 20 साल भी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में इंसानियत का एक कतरा भी नहीं बचा था। उसने बिना रुके, बिना सोचे अपनी गाड़ी काफिले की बस में घुसा दी। एक धमाका हुआ, इतना तेज कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन हिल गई। आग का एक विशाल गुब्बारा आसमान में उठा और देखते ही देखते हमारे 40 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश सदमे में था। माएं रो रही थीं, बच्चे बाप का इंतजार कर रहे थे जो अब कभी नहीं आने वाला था। और उधर पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठा मसूद अजहर मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि भारत हमेशा की तरह एक बयान देगा, एक डोजियर सौंपेगा और चुप हो जाएगा। लेकिन मसूद अजहर एक बात भूल गया था। यह 2019 का भारत था। 19 फरवरी 2019, दिल्ली। पुलवामा हमले के 4 दिन बाद रॉ चीफ अनिल धस्माना सीधे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। मीटिंग रूम में माहौल भारी था। पीएम नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के प्रमुख, सब एक साथ, एक कमरे में, एक मकसद के लिए। पीएम मोदी की आंखों में वही दर्द था जो उस वक्त हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, बहुत हो गया। हर बार हम सब्र करते हैं और वो इसे हमारी कमजोरी समझते हैं। इस बार मुझे एक्शन चाहिए। तभी धस्माना ने प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर आई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के घने जंगलों में एक पहाड़ी के ऊपर बना एक विशाल कैंप। धस्माना ने कहा, सर, यह जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ मसूद अजहर का भाई और टॉप कमांडर्स मौजूद हैं। अगर हमने इसे हिट किया तो जैश को रिकवर होने में 10 साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ बोले, सर, उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जमीन के रास्ते, लेकिन इस बार दुश्मन सतर्क है, पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। तब अजीत डोभाल आगे झुके और बोले, अगर आज हम चुप रहे तो वो हमारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे। वो फिर आएंगे, फिर हमारा खून बहाएंगे। इस बार हमें दुश्मन के दिमाग में ऐसा खौफ पैदा करना होगा जो उनकी नस्लों को याद रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ की तरफ देखा और पूछा, चीफ, क्या आप तैयार हैं? धनोआ ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, सर, हम उनके लिए धरती पर ही नर्क बना देंगे। पीएम ने एक गहरी सांस ली और कहा, गो अहेड, लेकिन याद रहे, सिविलियंस का नुकसान नहीं चाहिए, सिर्फ आतंकी और उनके हैंडलर्स का सफाया होना चाहिए। बस। इस एक फैसले ने इतिहास बदल दिया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर। बंदर क्यों? क्योंकि रामायण में लंका को जलाने का काम वानर सेना ने किया था। और आज रात इंडियन एयरफोर्स की वानर सेना आतंकियों की लंका जलाने निकलने वाली थी। लेकिन इससे भी पहले एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। 15 फरवरी 2019, जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की थर्ड आई रॉ की एक हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट अपनी ऑन ऑर्बिट में चक्कर लगा रही थी। अचानक एक एनक्रिप्टेड कमांड अपलोड हुई। सैटेलाइट अपने पुराने रास्ते से हटी और उसका फोकस लॉक हो गया एक जगह पर। वो जगह थी बालाकोट। नीचे जमीन पर भी काम शुरू हो चुका था। पठानी सूट पहने, चेहरे पर गमछा लपेटे रॉ के 2 एजेंट उस पहाड़ी कैंप के इर्द गिर्द घूम रहे थे। यह आम पठान नहीं थे। यह भारत माता के असली बेटे थे जो अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मन की सरजमीन पर चुपचाप काम कर रहे थे। उन्होंने जो देखा उसने उनके भी रोंगटे खड़े कर दिए। यह कोई मामूली कैंप नहीं था। यह एक किला था जिसे जंगलों के बीच छुपाया गया था। 500 से ज्यादा आतंकवादी जिहाद की तैयारी में लगे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो जगह थी जहां कभी अजमल कसाब जैसे दरिंदों को ट्रेन किया गया था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में 300 नए रिक्रूट्स वहां पहुंचने वाले थे।
एजेंट्स ने जान जोखिम में डालकर उस कैंप की चप्पे चप्पे की तस्वीरें लीं और नई दिल्ली भेजीं। रॉ हेडक्वार्टर में जब यह इंटेल पहुंची तो धसमाना एक पल के लिए आंखें बंद करके बैठे रहे। फिर उन्होंने फाइल उठाई और सीधे प्रधानमंत्री के पास चल दिए। टारगेट तय हो गया था, अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जो पाकिस्तान को समझ नहीं आया। 20 से 24 फरवरी 2019 बेंगलुरु में एरो इंडिया शो चल रहा था। एयरफोर्स चीफ और बड़े ऑफिसर्स वहां पार्टियां अटेंड कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। मीडिया देख रही थी और सोच रही थी कि शायद भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा, लेकिन असली खेल चल रहा था ग्वालियर एयरबेस पर। ग्वालियर बेस को अचानक सील कर दिया गया। बहाना था एक रूटीन इंस्पेक्शन। वहां मौजूद मिराज 2000 जेट्स के पायलट्स के मोबाइल फोन ले लिए गए। उन्हें अपनी फैमिली को भी नहीं बताने दिया गया कि वो कहां जा रहे हैं और क्यों। पायलट्स को ट्रेन किया गया क्रिस्टल मेज मिसाइल्स और स्पाइस 2000 बम्स के साथ। स्पाइस 2000 ये कोई आम बम नहीं था, ये एक स्मार्ट बम था जो किसी बिल्डिंग की छत में छेद करता है, अंदर घुसता है और फिर फटता है। बाहर का ढांचा खड़ा रहता है लेकिन अंदर सब कुछ राख हो जाता है। एक तरफ यह सब हो रहा था, दूसरी तरफ कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स ने रोज रात को जेट्स उड़ाने शुरू कर दिए। वो बॉर्डर के पास जाते और वापस आ जाते, रोज रात को, हर रात। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर्स देखते और सोचते ये तो बस नॉर्मल पेट्रोलिंग है। धीरे धीरे उनकी सतर्कता कम होने लगी। वो इस पैटर्न के आदी हो गए। यही तो चाहिए था। 26 फरवरी 2019 रात के 3 बजे। मौसम खराब था, बादल घने थे और बारिश हो रही थी। दिल्ली के वॉर रूम में एयरफोर्स चीफ धनोआ बैठे थे। उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या मौसम मिशन कैंसिल करवा देगा? लेकिन कहते हैं ना, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। बारिश रुक गई, कमांड आई, टेक ऑफ। सबसे पहले आईएएफ ने कुछ जहाज़ों को बहावलपुर और लाहौर की तरफ भेजा। पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स घबरा गए। उन्हें लगा इंडिया लाहौर पर अटैक करने वाला है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने सारे जेट्स साउथ की तरफ भेज दिए और जैसे ही दुश्मन का ध्यान बंटा, मिराज 2000 का मेन पैकेज चुपचाप नॉर्थ से हिमालयन वैलीज में नीचे उड़ते हुए बालाकोट की तरफ बढ़ा। पहाड़ों की आड़ में, रडार की पकड़ से दूर, एलओसी से 70 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में। जैसे ही वो जैश के कैंप के करीब पहुंचे, मिराजस ने एल्टीट्यूड गेन किया। टारगेट लॉक हुआ और 5 स्पाइस 2000 बम्स रिलीज हुए। 1, 2, 3, 4, 5। एक के बाद एक धमाके। जो आतंकी अपने बिस्तरों में सो रहे थे, जो सपने देख रहे थे भारत को तबाह करने के, वो उस रात नींद में ही मौत की गोद में समा गए। यूसुफ अजहर, मसूद अजहर का साला, जो उस पूरे कैंप को चलाता था, वो भी उसी मलबे में दफन हो गया। 300 से ज्यादा आतंकी उस रात खत्म हो गए। पायलट्स ने कोडवर्ड बोला, बंदर मारा गया, और वो वापस इंडियन एयर स्पेस में लौट आए। दिल्ली के वॉर रूम में जब यह खबर पहुंची, पीएम मोदी जो रात भर जाग रहे थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। 40 जवानों का बदला ले लिया गया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की आवाम और सेना सदमे में थी। उनकी नाक कट चुकी थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने का फैसला किया। सुबह के 10 बज रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के अमेरिकन मेड F-16 जेट्स भारत की सीमा की तरफ बढ़े। मकसद था भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करना, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तैयार थी। श्रीनगर एयरबेस पर सायरन गूंजे। वहां मौजूद थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने MiG-21 बायसन में उड़ान भरी। अब जरा सोचिए, एक तरफ F-16 दुनिया का सबसे एडवांस्ड 4th जनरेशन फाइटर जेट, और दूसरी तरफ MiG-21 1960 के दशक का एक पुराना जहाज। ये मुकाबला बराबरी का नहीं था, लेकिन अभिनंदन इंसान थे, मशीन नहीं। पाकिस्तानी जेट्स ने हमारे आर्मी कैंप्स के पास बम गिराए, लेकिन निशाना चूक गया क्योंकि हमारे पायलट्स ने उन्हें एंगेज कर लिया था। अभिनंदन ने देखा कि एक पाकिस्तानी F-16 वापस भागने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसका पीछा किया। R-73 मिसाइल फायर की। मिसाइल सीधे F-16 से जा टकराई। इतिहास में पहली बार किसी MiG-21 ने F-16 को मार गिराया था, लेकिन उसी पीछा करने में अभिनंदन LOC क्रॉस कर गए। वो दुश्मन के इलाके में थे। पाकिस्तानी मिसाइल ने उनके जेट को हिट किया। अभिनंदन ने तुरंत इजेक्ट किया, पैराशूट से नीचे उतरे। जैसे ही जमीन पर पैर पड़ा, समझ गए कि वो पाकिस्तान में हैं। गांव के लोग हाथ में पत्थर और डंडे लेकर दौड़े, लेकिन अभिनंदन घबराए नहीं, भागे नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं।
उन्होंने पिस्तौल निकाली, हवा में फायर किया ताकि भीड़ दूर रहे, और अपने पास मौजूद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को चबाना शुरू कर दिया ताकि दुश्मन के हाथ कोई सेंसिटिव जानकारी न लगे। पाकिस्तानी आर्मी आई और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में अफसरों ने पूछा, तुम्हारा मिशन क्या था? कौन सा जेट उड़ा रहे थे? अभिनंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट। ये जुमला पूरी दुनिया में गूंजा। उधर नई दिल्ली में पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। संदेश साफ था, हमारा पायलट वापस चाहिए, बिना किसी शर्त के, और तुरंत। उस रात भारत ने अपनी 9 मिसाइलों को पाकिस्तान की तरफ एम कर दिया। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स रेडी टू फायर मोड में थीं। रॉ चीफ और डोभाल ने आईएसआई चीफ को एक क्लियर मैसेज भिजवाया, अगर अभिनंदन को एक खरोच भी आई तो बालाकोट तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इस्लामाबाद में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में खड़े होकर कांपते हुए बोले, खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को वापस भेज दो, वरना रात 9 बजे इंडिया हमला कर देगा। 27 फरवरी की रात अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज का अर्जेंट कॉल आया। उन्होंने कहा, हमारे पास पक्की खबर है, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैयार कर रहा है, और अगर उन्होंने ऐसा सोचा भी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई सबने पाकिस्तान पर दबाव डाला। इंडियन नेवी के शिप्स कराची की तरफ बढ़ने लगे। 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े हुए और बोले कि वो पीएस जेस्चर के तौर पर अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। पीएस जेस्चर नहीं था, वो डर था, भारत की ताकत का डर। 1 मार्च 2019, वाघा बॉर्डर, हजारों लोग तिरंगा लिए खड़े थे। शाम ढल रही थी, माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, और फिर वो गेट खुला। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने कदम रखा अपनी मिट्टी पर। उनकी मूंछों का वो स्टाइल उस रोज एक नेशनल सिंबल बन गया। पूरा देश एक साथ रोया, एक साथ मुस्कुराया। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक डिक्लेरेशन था नए भारत का। ये वो भारत था जो अपने जवानों का बदला लेता है, जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है और अपने बंदे को सुरक्षित वापस भी ले आता है। पुलवामा के शहीदों के लिए जो आंसू बहाए थे पूरे देश ने, उन आंसुओं का जवाब दिया था उस रात बालाकोट के आसमान में गूंजती मिराजस की गड़गड़ाहट ने। ऑपरेशन बंदर, मिशन कंप्लीट। जय हिंद।